अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज पहले आईएसपीआर का प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से बात की। कल हुकूमत ने इसका जवाब दिया है। हुकूमत की जानिब से जो जवाब है उसमें कहा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तमाम इदारों की है और ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। साथ साथ ये भी कहा है कि तमाम इदारों को अपने हुदूद में रहकर काम करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि कशीदगी यहां पर हुकूमत और फौज के दरमियान बढ़ सकती है। इसको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है और साथ साथ क्या आईएसपीआर को यह प्रेस रिलीज इशू करनी चाहिए थी, क्या हुकूमत की गवर्नेंस पे बात करनी चाहिए थी, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और चंद और इश्यूज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब क्या नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत और फौज के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं? मेरा ख्याल पब्लिक हो गए हैं कशीदगी, जबान सरजद आम हो गई है। जितने एंकर है, जितने प्रोग्राम है, वो पहले आईएसपीआर के पीछे पड़े थे, अब नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गए। मैं तो समझता हूं कि अभी सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं, कुछ देर और इंतजार करें, आप देखें क्या होता है। क्योंकि ये प्रेडिक्शन आप पहले भी कर चुके हैं मेरे प्रोग्राम में ही कि हालात ऐसे नहीं रहेंगे और हालात आगे जाके बिगड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके जहन में ऐसी कोई बात थी कि आईएसपीआर का प्रेस रिलीज आएगा फिर उसका जवाब आएगा हुकूमत की तरफ। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा 23 मार्च से पहले पहले ये फैसला हो जाएगा कि इनके तल्लकात अच्छे रहते हैं या कशीदा हो जाते हैं, और चांसेस ये कशीदा होंगे। नवाज शरीफ अपनी आदत से मजबूर हैं, जब भी इनको 2/3 अक्सरियत मिलती है ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी सियासी मारते हैं। और मैं ना, मेरा बड़ा, बल्कि मुझे कहा गया कि यार ये क्या बातें आप कर रहे हैं। मैंने कहा जनरल रिजवान ने नवाज शरीफ को पिस्तौल दिया है गोली वाला, उसको कुछ सादी की किताब देता, कोई रूमी की किताब उर्दू एडिशन दे देता बेशक। तो अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है मियां साहब, अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन चलें ठीक है उर्दू एडिशन से ही काम चला लें, ताकि इनको समझ होती कि पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। किस्मत की लकीरें हैं वो मद्दोजज़र में रहती हैं, और नवाज शरीफ आदत से मजबूर हैं कि जिस शख्स के तल्लकात, जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के तल्लकात अगर जनरल करामत के साथ अच्छे नहीं जा सकते तो राहील शरीफ के साथ नहीं जा सकते। और टाइमिंग सिलेक्ट करना नवाज शरीफ पे ख़त्म है। ये अलग बात है कि अदारे उसको अपने साइज में कर। लेकिन मुझे ये बताएं, आप क्या वाकई समझते हैं कि आईएसपीआर को अपने ट्वीट्स के जरिए, अपनी प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमत की गवर्नेंस पे बात करनी चाहिए? देखें, आईएसपीआर के मसले पे भी मैं समझता हूं कि बात चीजें ओवर हैं, आई एग्री विद यू, लेकिन ये कहना कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, ये कौन सी ऐसी बात है जी? यहां ऐसे गली से किसी बंदे को पूछो, कहता हुकूमत चला रहे हैं, इस तरह तक किराने की दुकान नहीं चलती। देखें, वोटें लेना और वोटें देना और स्पीकर मुंतखब होना और 122 में जीतना और बल्दियात जीतना, दैट्स अनदर थिंग। गवर्नमेंट चलाना, इस साइंस में नवाज शरीफ साहब। लेकिन जब लोग मुतमईन होंगे हुकूमत से तभी हुकूमती पार्टी को वोट दे रहे हैं ना। ये कहना कबल वक्त है कि लोग कितने मुतमिन हैं। मुतमिन से मुराद अगर ये सारे लोग जिन्होंने स्पीकर को वोट दिए हैं, कोई नैब ज़दा, कोई रेंजर ज़दा, कोई मफाद ज़दा, कोई खौफ ज़दा, कोई मफाद ज़दा, ये सारे गंदे टोकरे भुट्टो का हाथ करता था, एक ही टोकरी में हो तो इनको ठोकर मारने में आसानी होती। और छोड़ें जी, सारी बातें छोड़ें। हम पे 5 हमले हुए। मैं शहबाज शरीफ का मशहूर हूं, लाल हवेली पे तो गार्ड है 34 करोड़ और 60 लाख रुपया चार दीवारी पे और कैमरों पे, 50 करोड़ रुपया उनका ऑलरेडी बजट है। जाती उमरा को अगर आप सिर्फ 4 दीवारी कह रहे हैं तो फिर आप बड़ा हल्का ले रहे हैं। वो 4 दीवारी नहीं है, वो महल है जाती उमरा, और वहां पे वजीर आजम साहब रहते हैं, उनकी फैमिली है, चीफ मिनिस्टर है, उनकी फैमिली है। देखें मेरी बात, सिक्योरिटी के लिए 34 करोड़ रुपए, ये सब बातें हैं। देखें 50 करोड़ उन्होंने रखे हैं, और रहते कौन सा? वो जुमा हफ्ता, नवाज शरीफ साहब का डेटा निकालें 2.5 महीने का। जुमा हफ्ता इतवार लाहौर है। कोई महीना ऐसा निकालें, दुनिया में कोई सरबराह मुमलिकत ऐसा निकालें जो महीने में 2 दफा मुल्क से बाहर जाता है। कोई सरबराह मुमलिकत है। ऐसे भी सरबराह किम इल सेन, सदर सद्दाम, कर्नल कजाफी, कितने लोग मुल्क से बाहर जाते थे जी। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि 2500 पुलिस वाले जो हैं वो सिक्योरिटी दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को या उनकी फैमिली को, या चीफ मिनिस्टर साहब उनकी फैमिली को, तो हम पे तनकीद होती है कि आप सिर्फ सिविलियंस के पीछे पड़े रहते हैं। ये सिक्योरिटी हर इदारे के सरबराह को मिलती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन उनकी सिक्योरिटी जरूरी है। मैं आपसे अर्ज करूं, सिक्योरिटी कोई जरूर नहीं। वो घर जो परमानेंट हो बंदे का, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जितनी मर्जी ये कर दें, कालीन डाल लें, 2 अरब रुपया लगा लें, लेकिन जाती उमरा इनका प्राइवेट घर है। या डिक्लेयर कर दें कि मेरे जाने के बाद भी ये प्राइम मिनिस्टर हाउस रहेगा, ये चले जाएंगे बाडल टाउन में अपने किसी घर में, ओ गुड इनफ।
अच्छा, ISPR की प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी, ये बताएं। मैं नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि फौज ने अपनी ताई पूरी कोशिश की समझाने बजाने की और ये बावर कराने की कि भाई ये इस तरह नहीं चल सकता। जब उन्होंने देखा कि ये बात नहीं बन रही तो उन्होंने थोड़ा सा टेलर चढ़ाया है। ये टेलर है, अभी पूरी फिल्म नहीं चली है जी। अच्छा, अभी टेलर है, पूरी फिल्म तब चलेगी। देखे ना, इन्होंने सिंध में मुदाखलतें की, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने। पंजाब में नैब को काम करने की इजाजत नहीं है। सिंध में इन्होंने ऐसे मामलात किए कि वो हाथ बांध के पीछे खड़े हो गए कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें। कोई माने या ना माने, सारी दुनिया की साइंस कह रही थी कि आप फाटा की बात करते हैं, आप वजीरिस्तान की बात करते हैं, आप कराची की बात करें जहां एटम बम फटेंगे। आज कराची में हर आदमी मुतमिन है, जो मुखालिफ है वो भी मुतमिन है, जो MQM का शरीफ इंसान है वो भी कहता है जी ठीक हो रहा है शेख साहब। नहीं, MQM में शरीफ इंसान के अलावा भी लोग हैं क्या जो कि खुश नहीं है? कई कान टूटे हैं, कई बदमाश हैं, कई उसमें टारगेट किलर हैं, कई भत्ताखोर हैं जो हैं, उससे MQM को निजात हासिल। अच्छी बात यह आज रेंजर्स ने भी ये कहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कराची का ऑपरेशन स्लो होता जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आखिरी दहशतगर्द तक, आखिरी टारगेट किलर तक इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाते। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं शेख साहब, चल ठीक है, प्रेस रिलीज आ गया। अभी तो बल्दिया का केस पड़ा है, अभी तो बल्दिया के केस पड़े हैं, अभी तो दूसरे केस पड़े हैं, अभी तो गोडल का केस पड़ा है, अभी तो बड़े सीरियस केस वहां पड़े हैं। ये कहना जो शरीफ लोग हैं, MQM के पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उनको सियासी तौर पर अमल में पूरी आजादी होनी चाहिए, और जो टारगेट किलर हैं उनको तो नहीं खुला छोड़ा जा सकता। प्रेस रिलीज के बाद कल फिर असेंबली के सेशन में मैं कुछ दिखाता भी हूं कि कल क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बात की, कहा कि हवाले से तो बात ठीक है, लेकिन इस पर भी बात हुई कि क्या ये प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी ISPR की जानिब से या नहीं आनी चाहिए थी। इसके बाद जो हुकूमत का जवाब आया कल रात, वो जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है हुकूमत ने इसको, आपकी क्या इस पर राय? मेरा ख्याल है कि बेवकूफ हैं और वो बार बार अचकजई को दिखा रहे हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जिस वक्त वो कह रहा है कि मैं सिविल शरीफ के साथ हूंगा, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि वो फौजी शरीफ के साथ होगा। और जितने अच्छे तल्लकात उसके अंडरग्राउंड हैं, इतने तल्लकात किसी के भी अच्छे नहीं है। जितने अच्छे तल्लकात महमूद अचकजई के फौज के अंदर वाले सरकर्मे अदारों के साथ हैं, और ये बनाना जनाब अली के इकट्ठे चलो इकट्ठे चलो इकट्ठे चलो, नहीं चलोगे तो मैं सिविलियन शरीफ के साथ होंगे। इस मौके पर मैं सुना दूं, वो शरीफ तब 1 पेज पे होंगे जब आइन बालादस्त होगा। अगर खुदा न खास्ता इन 2 शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई, आई एम विद सिविलियन शरीफ। जो अचकजई साहब ने कल कहा, क्या इसने एक चिंगारी का काम किया है और क्या इसके बाद चिंगारी का काम किया है? प्लान ये ना रहील शरीफ साहब के साथ होगा, ना नवाज शरीफ के साथ होगा, ये बाबरा शरीफ के साथ होगा। ये किसी शरीफ के इनके साथ, ये बाबरा शरीफ के साथ पाया जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हैं भाइयों को। ही इज ए पार्ट ऑफ ए मुस्लिम लीग एंड किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह बैठा हुआ है, ज्यादा खतरनाक। लाखों लोग आपको सुनते हैं, सियासी बात कर रहे हैं आप। बाबरा शरीफ किसी बुराई का काम तो नहीं किया, नहीं, लेकिन ये तो इस मुल्क की बिलो द बेल्ट हो जाएगा। बाबरा शरीफ के साथ होगा, वो राहिल शरीफ साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के खड़े होने की बात कर रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखें, भाई को गवर्नर बना के देखें, मौलाना फजलुर रहमान से मुझे कोई शिकायत नहीं, साथ बैठा हुआ है ना उस तरफ सरकारी बेंचों, कोई इतराज नहीं मुझे इजाजुल हक से, सरकारी बेंच भाई है मेरा, ठीक है। लेकिन यहां बैठ के ऐसी बातें करना जनाब अली, मैं तो गंगा ना आया हूं और बाकी कोई ऐसा हुआ तो मैं जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रात में। अचकजई साहब को शेख रशीद साहब किसके साथ खड़े होंगे अगर 2 शरीफ के दरमियान गड़बड़ होती है? मैं इतना बोला तो नहीं हूं, नवाज शरीफ के साथ तो मैं है नहीं हूं। उस वक्त किसके साथ खड़ा होगा? लेट द टाइम कम, आई एम वेटिंग, लेट द टाइम कम, इफ द टाइम इज कमिंग देन आई विल डिसाइड। ये नहीं है कि अभी नहर इतनी दूर है तो मैं पहले पोल वाट की जंप लगा दूं स्विमिंग पूल में। नहीं, मतलब आपको किस चीज का इंतजार करना है? लोग तो समझते हैं आप बड़े करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, पिंडी के, फिर आप भी ये कह रहे हैं कि मैं सोचूंगा वक्त आएगा तो किसके साथ खड़ा मैंने तो बड़ा क्लियर कट कहा है कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हूं। बाकी जो मामला है, लेट द टाइम कम। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम। स्टेशन पे ट्रेन तो हो ना, वैसे ही पहले आसा लगा के बैठे हैं जनाब, आएगा आने वाला आएगा, ये तो कोई कमाल ना हुआ ना। तो आप देखेंगे कि उस वक्त मकबूलियत किसकी ज्यादा है, क्या हालात इसके बाद आप फैसला करेंगे? मकबूल बेकरी पे नहीं मैं जाता कभी, लेकिन आप भी हालात को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा टाइम मैं कहां लेके जा रहा हूं? नवाज शरीफ साहब खुद लेके जा रहे हैं। ISPR का बयान आ गया, गुड गवर्नेंस, उसने कोई क्यामत नहीं आ गई, सब लोगों ने ISPR की मुखालफत की। मुमकिन है कि फौज के अंदर भी ऐसी आवाज हो, उसमें लोगों ने यह कहा कि इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन गुड गवर्नेंस के हवाले से सबने कहा कि जरूरी है।
एमक्यूएम ने भी सपोर्ट किया कि हाँ गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया, इमरान खान ने भी शाह साहब ने भी किया, सब ने किया, ठीक है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं तरीकेकार गलत है, इसको पब्लिक ना करे। ये गुड गवर्नेंस शेख रशीद चीखता रहे, इमरान खान चीखता रहे, तारुल कादरी चीखता रहे, कोई खबर नहीं बनती। एक सेंटेंस डाला गुड गवर्नेंस का, एक तड़का लगाया जरा सा, वो भी एक ड्रॉप, वो जो डालते हैं ना, क्या होता है जो पोलियो के कतरे, सो ये पोलियो का कतरा डाला है इसमें। मजे की बात है उसमें वैसे गुड का वर्ड भी नहीं है, खाली ये कहा है कि गवर्नेंस को कॉम्प्लीमेंट करें अगर इसके आप नतायज चाहते हैं बेहतर लॉन्ग टर्म में। लेकिन शेख रशीद साहब, ये जो इस हुकूमत के जवाब में लिखा है कि ये हुकूमत ने बड़ी इसमें काम किया है, प्रोविंशियल हुकूमतों ने भी किया है, जुडिशरी का अपना रोल है, और साथ साथ ये तमाम लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, सिविलियन हुकूमत जुडिशरी ने किया, मिलिट्री हुकूमत ने। जो मैं 1 साल से पीट रहा था, मेरी टाइमिंग जरा एडवांस है, मुझे अपनी टाइमिंग ठीक करनी है। मैं कई दफा सोचता हूं कि ये शुजात हाशमी चोर है और तारक अजीम और शुजात अजीम दोनों चोर हैं, दोनों करप्ट हैं, दोनों के खिलाफ करप्शन के केसेस थे, दोनों के कोर्ट मार्शल हैं। एक के खिलाफ लंदन में जब प्रेस सेक्रेटरी था, प्रेस काउंसलर था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, उस वक्त करप्शन का केस है नैप में, उसको आपने वहां लगा दिया क्योंकि दोनों भाई की नेशनलिटी है कैनेडियन। देखें, इस मुल्क में जब आदमी गिरफ्तार होता है ना तो फिर पता लगता है कि डॉक्टर आसम की कैनेडियन नेशनलिटी थी। ये सीने के साथ लगाए बैठते हैं। नेशनलिटी लेने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो लेकर आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, इस पर जो है कानून है। देखें, कोई जुर्म नहीं है कि आप उसे डिक्लेयर तो करें, हाँ डिक्लेयर करें, झूठ ना बोले, सादिक और अमीन रहे, 62-63 पे पूरा उतरे। लेकिन शेख साहब, इसमें क्या बुराई, हुकूमत के जवाब में क्या बुराई अगर वो कहते हैं ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तमाम इदारों को अपने आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, इसमें क्या बुराई? देखें, सियासत में जवाब और शिकवा और जवाब शिकवे का एक टाइम होता है। ये जो महाज जिन्होंने तपाया, ये कोई नवाज शरीफ के दोस्त नहीं है। देखें ना, हम तो टीवी में आके बातें कर सकते हैं, हम नवाज शरीफ को ये तो नहीं कह सकते जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी, लिख बयान, तड़ने ना बयान लिख। फिर तड़ल्ले का जवाब जो है ना, उसका इंतजार करना चाहिए। आपके ख्याल में लिखा है किसने होगा, कौन ऐसे हॉक्स हैं पीएमएलएन में? क्योंकि वैसे तो लिखा हुआ एक स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब किसी ने अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं की नीचे। देखें, जो नवाज शरीफ के साथ इर्द गिर्द लोग हैं वो तो अंग्रेजी लिखने के काबिल नहीं है। अब फॉरेन ऑफिस का कौन आदमी है, और फॉरेन ऑफिस का तो मामला नहीं है, या तो इंटीरियर से होगा या जो है उनके इंटीरियर में डिपार्टमेंट से होगा, इंटीरियर से नहीं गया होगा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जा सकता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में शायद जा सकता है। एक मजमून लिखा हुआ था बीबीसी में, उसमें उसका जो उन्वान था वो ये था कि रियासती स्कूटर पर नवाज शरीफ आर्मी चीफ के पीछे बैठे हुए हैं। क्या आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? बहुत छोटी बात लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद अमेरिकन अखबार लिख रहे हैं कि भाई इसकी कम बदनसीबी है कि इसको इमेज, अगर मैं ये कहूं तो शायद दुनिया के लिए खबर ना हो कि नवाज शरीफ के जो खास लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, काबिल एहतराम हैं, वहां ये बाकायदा बात स्टडी हुई कि जनरल राहील शरीफ जो इतना इमेज बिल्डअप हो गया है, जो इतना बड़ा उसको लोगों ने, उसने गैप फिल इन कर दिया है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। उसमें बड़े बड़े सहाफियों को एंगेज किया गया, बड़े बड़े अदारों को उसमें पैसे या इश्तहारात कहीं लगाए गए ताकि इस इमेज को किस तरह काउंटर किया जाए। लेकिन खुद फौज ने यह सोचा कि मेरा ख्याल है हम बहुत हाई प्रोफाइल पे जा रहे हैं, और अदारों ने ISPR को और या अदारों ने और ISPR ने मिलकर ये सोचा कि इसको लो प्रोफाइल की जाए। लेकिन लो प्रोफाइल के बाद एक जरा सा पोलियो का कतरा डाला है और एकदम दांत निकल आए, और उसमें काफी सारे लोगों का किरदार नजर आता है कि जिन्होंने कहा चिंगारी का काम किया। लेकिन मुझे बताएं शेख साहब, आप अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप इस बात पे इतना फख्र क्यों महसूस करते हैं कि राहील शरीफ स्कूटर के आगे, नवाज शरीफ पीछे? आपको तो सिविलियन हुकूमत के साथ होना चाहिए। मैं तो कहता हूं साइकिल पंचर है, इस पे राहील शरीफ को बैठना नहीं चाहिए, अपनी सवारी अलग रखनी चाहिए, अपनी अलग सवारी होनी चाहिए ना। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को भी तो हुकूमत नहीं चलाना है ना। मुझसे पूछा ये ठीक है ये गलत है, मैं तो इससे आगे भी देख रहा हूं, ये पंचर साइकिल है नवाज शरीफ साहब की, जितनी मर्जी चला लें। बाबा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्या डिलीवर किया है 4-4, 6-6 दफा, मैं उसकी मुकद्दर तो नहीं चेंज कर सकता, जो उसकी तकदीर में लिखा है वो तो नहीं बदल सकता, बट द हार्ड फैक्ट इज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो इस मुल्क के नेशनल इश्यूज, इस मुल्क के फॉरेन अफेयर्स के इशू, इस मुल्क के इकोनॉमिक इशू। अब आप देखें, हर आदमी अपना अपॉइंट कर रहे हैं और हर आदमी नलायक अपॉइंट कर रहे हैं, स्टेट बैंक से लेके और सब अदारों में देख लें, जितने लोग नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किए हैं, सिफारिशी की हैं। शेख साहब, पता नहीं आपने उनका हाथ देखा है नवाज शरीफ साहब का नहीं, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन 2014 में खान साहब की के इलेक्शन का साल है, गलत साबित हुई। 2015 में नहीं नजर आता कि ऐसे इलेक्शन होंगे, चंद ही महीने रह गए। तो
तो ये अगर उनकी किस्मत है तो उनकी किस्मत है। आप तो बार बार ये कहते हैं कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। मैंने एक ही दफा कहा है, बार बार नहीं कहा। वो कसाई भाग गया तो मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे यकीन था कि ये छुरी फिरेगी। वो बिल्कुल ही लेट गया उस वक्त, अब वो फिर उठाया और उठा इतने शद्दोमत के साथ है कि बैल मुझे मार। ये कौन कसाई था जो भाग गया? जो भी था, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि आपके हर सवाल का जवाब। एम्पायर भाग गया, कसाई भाग गया, अब वो 2018 में होगा ना, फिर जो होगा वो आवाम नहीं कर रहा है ना। ये नहीं होगा, 18 नहीं होगा, चले 18 नहीं होगा। पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं। खान साहब एम्पायर का जिक्र करते हैं, शेख रशीद साहब जो है वो कसाई का जिक्र करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस के हवाले से चंद और बातें जरूर पूछेंगे शेख रशीद साहब से। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शेख साहब, गुड गवर्नेंस के हवाले से बात हो रही थी। 2 रोज पहले तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने बताया कि हमारी गुड गवर्नेंस कितनी बेहतर हो गई है और इसी तरह मामला चलते रहे तो पाकिस्तान तमाम बहरानों से निकल आएगा। जरा सुनिए कि इस तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। पाकिस्तान के अंदर कोई किक बैक नहीं मांग रहा, किसी ने कोई कमीशन का तकाजा नहीं किया, किसी ने कोई अपना इसके अंदर जो है वो पैसे नहीं मांगे, तो और एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इंटरनेशनल बिड्स मंगवाई गई। ये तो फिर हकीकी तब्दीली हुई ना। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं किसी ने कमीशन नहीं मांगा, किक बैक नहीं मांगा, शफाफियत है, ट्रांसपेरेंट डील्स हो रही हैं। इससे क्या बात हो सकती है? मेरा वक्त ज़ाया करें, ये क्या कहेगा कि इसमें करप्शन हुई, इसमें डिसऑनेस्टी थी, इसमें क्या हुआ तरबेला 4 में, क्या हुआ वो जो आजाद कश्मीर का उसमें, क्या हुआ इसमें रायवंड में, क्या हुआ मेट्रो में, क्या हुआ है इसका LNG में। अभी तक आपको पता है क्या किस भाव से आ रही है LNG, कितने जहाज आ गए, रेट नहीं बताया गया है। तो क्या ट्रांसपेरेंसी की पहली दफा नवाज शरीफ को समझ आई है कि माल सारा पावर और पेट्रोल में है। माल सारा पावर में और पेट्रोल में है। नवाज शरीफ को इस दौर में समझ आई है, पहले वो बोला था और इसका अंजाम क्या होगा अल्लाह को पता है। अब ये कहना ट्रांसपेरेंसी आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है, वो इमरान खान पर जलसे में ठीक कहता ना कि प्राइम मिनिस्टर कम है और बैरियर टाउन का मलक रियाज ज्यादा नजर आता है। ये इस तरह बातें होती हैं। यानी मोटरवे, चले अगर कोई नंदीपुर में करप्शन है या फिर LNG में करप्शन है, मेट्रो में करप्शन है, तो वो कुछ साबित तो करे ना किसी फोरम पे कि करप्शन किए इन्होंने। बादशाह हैं आप, मेरा ख्याल है अभी तक रेट ही नहीं। मैं आ रहा था तो आपके इदारे में लोगों ने मुझे कहा जी आपको वकील रखें, आप रेट किया करें। मैं अब सीरियसली सोच रहा हूं कि अब अदालतों का दरवाजा खटकाया जाए। ये प्रोग्राम करने तो वैसे ही कर ही लेते हैं, लेकिन कोई इस मसले में इसी समा में शायद खाकान ने कहा कि जनाब अली शेख रशीद बताए। मैं कहता हूं कोई रेट बताए तो क्या रेट है ना, कोई रेट बताए। सोलर एनर्जी पे जितना जबरदस्त प्रोग्राम किए हैं, एक हमारे कामरान खान ने सोलर एजेंसी पे तबाहकुन उसने प्रोग्राम किए। हुकूमत दिलगी दिन में 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, यही नंदीपुर पे हुए, यही मेट्रो पे हुए, लेकिन कहते हैं लेकिन बात मीडिया ट्रायल से तो नहीं बनेगी ना। अगर वाकई इन मंसूबों में कोई करप्शन का एलिमेंट है तो उसको कहीं साबित करना होगा और अदालतों में साबित करना होगा। इंशाअल्लाह ये साबित होंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों साबित ये जरूर होंगे। खुदा के यहां देर है अंधेर नहीं। उसमें इनके इख्तदार को अगर ये समझते हैं 122 और बल्दियाती ये सारे दवाम दे रहा है, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपोज जरूर होंगी। अच्छा, 122 से याद आया, बड़े अच्छे तरीके से आप मिले असेंबली में स्पीकर साहब से। ये वही स्पीकर साहब है जिनको आप बदवा देते थे कि मेरा माइक नहीं खोलते और ये जो है जल्द जो है इनकी छुट्टी हो जाएगी। अब उस दिन तो बड़ा मुसाफा किया आपने उनके साथ। वो मेरी सीट पे आए, मैं इखलाकी आदमी हूँ, मैं 8 दफा मैं वजीर रहा हूँ, मुझे पार्लिमानी तारीख पता है, मैं उनका मशकूर हूँ। मेरी सीट पर चल के आए, मैं उनकी सीट पर चल के नहीं गया जी। खान साहब देख रहे थे आपको तिरछी आंख से? मुझे नहीं पता देख रहा था या नहीं दे रहा था। मैं खान साहब के देखने या ना देखने से सियासत नहीं करता। मेरी अपनी अवामी मुस्लिम लीग है, खान साहब की अपनी तरीके इंसाफ है। मुझे उनके देखने या ना देखने से मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मैं इखलाकी आदमी हूँ। उसे सारी पार्टियों ने स्पीकर मुंतखब किया, वो चल के मेरी सीट पे आया, मैंने उठ के उसको रिसीव किया। क्या बात है। साद रफीक साहब कहते हैं आप रोमांटिक लुक्स देते हैं, या सादिक साहब आपकी सीट पर चल के आते हैं, लेकिन आपका माइक भी खुल गया। अभी ये शिकायत भी आपको दूर हो गई है, इसका मतलब अभी तो नहीं खुला, अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं आया, अब खोलेगा तो पता लगेगा। NA 122 के मामले में भी तहरीक इंसाफ ने जो है धांधली का इल्जाम लगाया है। जो अलीम खान साहब है वो कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है कि 30,000 वोट इधर से उधर हुआ है, लेकिन सिर्फ 812 फॉर्म ए हैं। आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ की सुई जो रिगिंग पे अटकी हुई है, ये उनके लिए सियासी फायदा देगी या सियासी तौर पर नुकसान होगा इनका?
देखिए, अलीम खान ने पहले भी जो किया उन्होंने साबित करके दिखाया। इमरान खान ने पहले भी जो कहा कि 4 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें डी सीट हुई हैं, चौथी सीट का फैसला आना, एक पे स्टे है साद रफीक साहब का, दूसरी सीट का फैसला आना सियालकोट का सुप्रीम कोर्ट में केस है, और एक लोधरा का इलेक्शन होना है। लोधरा का इलेक्शन होना है। सो उन्होंने जो 3 एलिगेशन लगाए वो तो सच साबित हुए। अब इस पे भी दोनों आदमी ये कह रहे हैं कि ये तीसरी बार इलेक्शन होगा। खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि तीसरी मर्तबा वही मैं उनको, लेकिन आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना चाहिए, आगे की सियासत करनी चाहिए, या ये मैं इस बात में इसलिए हकीकत तो समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इनको इस दफा पहले स्पीकर नहीं बना रहे थे। सुबकी से बचने के लिए, जग हसाई से बचने के लिए उन्होंने किया। यही बुनियादी इशू था। इमरान खान ने वक्त से पहले ये इशू सर्वर ने उठा दिया कि यहां 30,000 वोटें ट्रांसफर हुई हैं। अगर ये थोड़े दिनों बाद होता, जब ये एकदम इन्होंने इशू उठा दिया कि हम वोटें कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जब 30,000 वोटों की बात आई तो इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मलक परवेज को बनाना है या सादक साहब को बनाना है। लेकिन इन दी एंड उन्होंने कहा नहीं, चलने दे या सादक ही, क्योंकि ये नए फड्डे और नए कट्टे खुल रिएक्शन भी काफी आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोबारा इलेक्शन जीत के आए थे। तो अब आप दुआ देंगे कि या साहब बैठे रहे अपनी, या पहले जैसे बदवा दी थी कि फारिग हो जाए जल्द से जल्द? क्या कहें, मेरी लिहाज से तो इस असेंबली की तरफ देख कोई नहीं रहा जी। परसों 4 आदमी थे, सारे मीडिया में फ्रंट पेज पे स्टोरी है कि 4 आदमियों से हाउस चलता रहा, ना कोई वजीर आता है, ना कोई सेक्रेटरी इनको जवाब देता है। सो जिस असेंबली की कारकर्दगी ये हो कि 4 ऐवान पे, लेकिन मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और महमूद अचकजई ने भी ये कह दिया कि हमने कभी कोरम अपॉइंट नहीं किया, अब हम कोरम अपॉइंट करेंगे। वैसे 16% खाली ऐसे सेशंस रहे जहां पे नवाज शरीफ साहब खुद आए, वो नहीं आते, उनके वुजरा भी नहीं आते, और कोरम धरने में तो 100% आए हैं। ये 16% में सारा धरना ही लगाए, वरना 1% होगा। ये 16% सारे 126 दिन है जो कौमी असम्बली में हो रहे, और कौमी असम्बली। तो एतजाज एहसन साहब ने जो उस वक्त बात की थी जब ये पार्लिमानी सेशन हो रहे थे, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, तो एतजाज एहसन साहब ने कहा था कि अभी आपको हमारी मदद की जरूरत है, आप हमारे साथ हैं, बाद में आपकी गर्दन में सरिया होगा। तो उन्होंने सही कहा था इसका मतलब, और अगर सही कहा था तो बार बार साथ क्यों देते हैं फिर? देखें, बाज साथ इसलिए देते हैं कि बाज एंकर हजरात को मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं देखा ये केस, कि उज़ैर बलोच ने बयान दे दिया, झूठ या सच मुझे नहीं पता, जिसमें बेनजीर का कत्ल जो है वो आसिफ जरदारी की तरफ मुड़ रहा है। और ये इतना सीरियस केस हो सकता है, खुदा मालूम सच है या झूठ है, मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात फैक्ट है कि आसिफ जरदारी पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर वो आएंगे तो उनका पता लगेगा कि इस केस का कोई वजूद है या सारी अफवाहें हैं। क्योंकि मैं बास टीवी रात को या सुबह अलग सुबह देखता हूं, मैं ज्यादा देखता नहीं, तो मैंने एक प्रोग्राम देखा है जिसमें कि बॉस, हालांकि बेनजीर के कत्ल में रफाकत वगैरह भी अंदर है, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये लोग 2-2, 3-3 टीमें भेजते थे, और वो केस जो है वो अपनी नोयत का पाकिस्तान का अनोखा केस होगा। और दूसरा बड़ा केस होगा ये राना सनाउल्लाह के बारे में, जो ताहिरुल कादरी की इस्तगासे का केस है। उन्होंने 3-3 करोड़ रुपया नहीं लिया लोगों ने, गरीब लोग हैं, वरना 5 लाख के चेक के लिए लोग हमें फोन करते हैं जी। उस वक्त बड़ा जोर था, कादरी साहब ने यहाँ पे बंदे भी लाके बैठे, 75 दिन बैठे, केस के आगे जोर नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? जस्टिस बाकर नजवी की स्टेटमेंट जो है तारीख का एक हिस्सा है, वो बदली नहीं जा सकती। उसके ऊपर इजाफी नोट भी लगा दिए ना अब तो, वो तारीख में तो इजाफी नोट के साथ के नोट होते हैं, वक्त आने के नोट होते हैं। इसको जस्टिस इफ्तिखार के जमाने में शुजात तजीम को निकाला गया, या फिर इन हो गया कि नहीं, एडवाइजर से दूसरा नाम ले लिया, अब फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट इसके भाई का भी फैसला करे, वो भी करप्शन में मुलव्वस है, कमिश्नर जो सारा कनाडा सुन ले, सारे कनाडा को मैं कहना चाहता हूं ये करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, और ये दोनों भाई कौमी मुजरम है। एक अभी आपने जो बात की कि पार्लियामेंट में अटेंडेंस नहीं होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन देखिए पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं, ये सवाल मैंने 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ के लोगों से भी पूछा था, असद उमर साहब से पूछा था। डीजल पर 1 महीने पहले तक 50% टैक्स था शेख साहब, और इस वक्त भी तकरीबन 47.5% टैक्स है डीजल पे। इस मामले को पार्लियामेंट में आप जैसे लोग क्यों नहीं उठाते? देखें, पार्लियामेंट में बदनसीबी है हमारी कि सरकारी लोग मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेरी बहनें उनसे सवाल डलवा देते हैं। जो क्वेश्चन आवर्स इस असेंबली की जान होती थी वो खत्म हो गया, उसका गला घोंट दिया गया। कल पीएमएलएन वाले कहते सवाल ही नहीं पूछने वाला होता कोई हमसे। सही वजह यह है कि उसका गला घोंट दिया गया। सो इतनी बददियानती कौमी असेंबली की रूल्स एंड प्रोसीजर के दरमियान हुई है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब स्पीकर रूलिंग दे, हमारी जगह पे आए हुए लोग हया करते हैं,
इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस 6 नवंबर को खत्म हो गया जी। 9 नवंबर को इन्होंने नया ऑर्डिनेंस बनाया जी, पास की। जो बंदा 6 तारीख को मर गया वो 9 को कैसे जिंदा हो गया? डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, ऐसा हो जाता है जी। मैं क्या करूं बताएं? हाँ, लेकिन ये वो अवामी इश्यूज हैं जिन पर अवाम आपकी तरफ देखती है कि ये इशू उठाए। 50% टैक्स आप कैसे चार्ज कर सकते हैं? अवाम हमसे अल्लाह के फजलो करम से मुतमिन है। हम रोज रात को अवाम के सामने पेश होते हैं। शायद आप भी हफ्ते में 7 प्रोग्राम नहीं करते, हम 7 करते हैं, बल्कि 12-13 कर देते हैं, एक दिन में 2 भी कर देते हैं। द रीजन इज कि हम कौम की फिक्री सोचों और तब्दीलियों की पूरी कोशिश करते हैं कि कौम को हम अपना नुक्ता नजर पेश करें। हम जानना चाहिए ना, डार साहब अगर ये वादा करके आए IMF से कि हम 40 अरब के मजीद टैक्सेस लगाएंगे, तो इस पर सुनना चाहिए ना अवाम की। ये बोझ अगर हम पे ही पड़ेगा, क्योंकि हम कोई टैक्स में नए लोग को तो नहीं शामिल कर रहे हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे ये टैक्स लगेगा। देखिए, इन्होंने तो किसान पैकेज दे दिया जी। यूरिया खाद की कीमत पूछें क्या है? जो टैक्स देने वाले IMF, वर्ल्ड बैंक इस काबिल भी नहीं रहा ये मुल्क के वो पाकिस्तान आके फैसला करे। इनको बुला के दुबई फैसला करते हैं। कितने अरब रुपया इन्होंने पाकिस्तानी बैंकों से भी लोन ले लिया है। और जब मैं कहता था सारे एंकर मेरी इन्होंने इतनी किट लगाई जी, अब इस्तीफा दें, मैंने कहा आर्जी चीज है ये। $1.5 बिलियन सऊदी अरब का आ गया, मुझे इसकी खबर नहीं थी। ये डॉलर जाएगा 106-107 रुपए पे। कितने महीने का फर्क पड़ा जी? मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरी टाइमिंग और ट्यूनिंग जरा बिफोर टाइम है। सही। जब मैं ये कहता था कि ये साग साहब डार साहब मुंशी है, ये नजीर एंड सन्स का मुंशी था, फिर इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी हुआ, अब इस पाकिस्तान में नवाज शरीफ का मुंशी है, और ऊपर तड़का लग गया कि वो रिश्तेदार हो गया। सारा स्टेट बैंक अपना ले आया, सारा बैंकिंग निजाम को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मेरी लाल हवेली के सामने जो लोग बैंक हैं वो कहते हैं शेख साहब सारे लोग पैसे निकाल के लेंगे। सही है, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और इसके बाद मजीद बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज होगा, उसमें क्या होने जा रहा है? कराची में इलेक्शन होना है 5 दिसंबर को, उसमें क्या होने जा रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, एक और तब्दीली बड़ी मस्बत है। कल नवाज शरीफ साहब ने इस चीज की ख्वाहिश की है, जब वो माइनॉरिटीज हिंदुओं के साथ बात कर रहे थे कि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ होली खेलें, जिस तरह रंग फेंकते हैं वो मेरे साथ भी आप करें। तो ये एक पॉजिटिव चेंज नहीं है, ये देखते हुए कि नवाज शरीफ साहब को राइट विंग का लीडर कहा जाता था, अमीरुल मोमिनीन 90s की दिहाई में कहा गया कि वो बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ सेकुलर भारत में जो हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, तो कल तो पॉजिटिव जैसे दिया, इसकी तो आपको भी तारीफ करनी पड़ेगी। मुझे हंसी आती है कि उनको दिवाली और होली का फर्क ही नहीं पता, लेकिन अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन ये वक्त आने पे अजमल कसाब का एड्रेस भी बता देते हैं कि अजमल कसाब कहाँ रहता था। ये भी तारीख का हिस्सा है। मैं तारीख के हिस्से को मखदूश नहीं करना चाहता। मेरे ये अल्फाज नोट कर लिए जाएं कि राइटर को और दूसरे लोगों को, जिन लोगों को अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया गया, वो काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब थे। और जो इन्होंने बात किया ये बहुत अच्छी बात है। कत्ल में मुलविस था तो फिर क्यों नहीं? ठीक है, मेरा मतलब है ये उनका लेवल नहीं था, ये उनका मुकाम नहीं था। वो मुल्क के वजीर आजम थे, यानी होने वाले तो जहां तक इंडियन के, जहां मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जहां ये सब कुछ हो रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, तमाम लोगों के साथ, वहां एक अच्छा मैसेज गया है, अच्छी बात है। बट जो हार्ड फैक्ट यही है कि मुसलमान जो है, खा वो यूपी का हो या कश्मीर का हो, जो जिस तरफ हो, वो पाकिस्तान की तरफ देखता है। और उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये जिस दिन होली खेलेंगे नवाज शरीफ साहब, अगर ये वक्त आता है तो आप खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे उनके साथ? नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँ। मैं क्यों खड़ा हूँ? अच्छा, नवाज शरीफ साहब, मैं तो वजीर था सार्क कॉन्फ्रेंस का। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़े होंगे या अकलियतों के साथ नहीं खड़े होंगे? मैं अकलियतों के साथ हूं। मैं अकलियतों के साथ हूं। मैं ये कहूं कि मैं तलक लगाया उसने, मेरा एक अपना मजहब है, मैं अपना मजहब बदल नहीं सकता, किसी के मजहब को छेड़ नहीं सकता, अपने मजहब को छोड़ नहीं सकता। मैं सार्क का चेयरमैन था, सारी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, उन्होंने मुझे कहा तिलक लगाना है बीइंग ए चेयरमैन सार्क के मिनिस्टर्स के। मैंने कहा यार मैं नहीं लगा सकता, मेरा एक मजहब है, मैं अपने मजहब की रसूमात में किसी की तज़हीक नहीं कर सकता, तौहीन नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे दिल और दिमाग पे बोझ हो वो मैं नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बयान दिया, मैं चाहूंगा जरा सुने, इसके बाद से बात करते हैं। जी, मैं रिहाम खान साहबा से जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर उनकी अलहदगी काला जादू ने करवाई है
तो वो जिस बाबे ने काला जादू किया है उसका हमें बता दें। उन्होंने तो अलहदगी के लिए किया, हम इमरान खान साहब के लिए वो जादू जो है वो बाबा जी की मेहनत करेंगे कि इनको ही कोई अकल आ। जी, राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना। शेख रशीद साहब, ये कोई इल्म है आपको कौन बाबा है, क्या काला जादू है, ये क्या मामला है? यही है राना सनाउल्लाह, ये इसी के पास है काला इल्म। और ये जो कबूतरों के साथ और क्या होता है उल्लुओं के साथ, और मुझे तो शक्ल से ही लगता है यही काला है, आमिल है काले जादू। कब देखा है राना सनाउल्लाह साहब को कबूतरों के साथ, उल्लुओं के साथ? मेरा मतलब है काला इल्म, काला जादू, ये फलां ही हो सकता है। हवाला तो रेहाम के एक ट्वीट कर दे रहे थे ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुरान में भी काले जादू का जिक्र है। देखें, मुझे आप रेहाम और इमरान के मसले में न लाए प्लीज। उसने खुद मुझे ये बात कही है, इमरान खान ने, कि शेख रशीद इस पर बात नहीं होनी चाहिए। सो आई रिस्पेक्ट हिज व्यू। बाकी कोई इल्म नहीं है मुझे शक्ल और सूरत से यही काला जादूगर, सामली जादूगर लगता है, बंगाली जादूगर वो थे ना, बंगाली। आप इसकी शक्ल देखें, बंगाली जादूगरों से मिलती है। मैं उनकी शक्ल पे कमेंट नहीं करूंगा, आप करना चाह रहे हैं तो आप करें। मुझे ये पता है ये पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं और फैसलाबाद में बड़े बेहतरीन तरीके से इलेक्शन भी जीता है इन्होंने। ये तो आबद शेर अली से पूछो ना किस तरह जीता है, मुझसे क्या पूछते हैं? ये तो आबद शेर अली को पूछो, जिसने आज खत लिखा है कि वो 20 पुलिस जो है मिली हुई है बदमाशों और कातलों के साथ, और 20 अफराद के कत्ल का कोई इकरारी मुजरम उनके पास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मरकज का वजीर कह रहा है, जो नवाज शरीफ साहब का रिश्तेदार है, कि उजरती कातलों को एंगेज करने वाले लोग इस मुल्क की अहम तरीन लॉ मिनिस्ट्री में आबद शेर अली। ये शेर अली साहब तो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये जो आप और खान साहब तब्दीली के नारे लगाते रहते हैं, बीन बजाते रहते हैं तब्दीली की, मतलब क्या तब्दीली देखी है? इलेक्शन का पहला फेज था बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब में स्वीप किया पीएमएलएन ने, दूसरा नंबर रहा आजाद उम्मीदवारों का, फिर हमने देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी 70% सीटें जीत जाती है। तो क्या तब्दीली लेकर आए? कौन सा सियासी शऊर है जो अवाम में आपने डाला है? अवामी मुस्लिम लीग, शेख रशीद, एक उसने अपने साइज की सियासत की, उसने इमरान खान को पूरा सपोर्ट दी, ताकि एक जो रिले रेस देखिए, जो आदमी ज्यादा बेहतर दौड़ने वाला हो, बंदा उसको कहता है भी चल तू आगे लग, मैं यहां रुका हूं। अब हम रावलपिंडी में जमात इस्लामी से मिलके, पीटीआई से मिलके, अवामी मुस्लिम लीग मिलके, पीपल्स पार्टी के आजाद उम्मीदवारों से मिलके इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। नहीं, लेकिन अब जो हुआ है सिंध में और पंजाब में, उसको तो देख के ये लगता है कि ये दोनों पार्टी ही मजबूत है। साईं सिंध में बेचारों के पास गया ही कोई नहीं। आज इमरान खान इतने दिनों बाद गया है, फंक्शनल लीग तक नहीं गई, नवाज शरीफ नहीं गया। देखो वहां उनकी इजारादारी है, मर गया गरीब। पंजाब में लहर बहर है, लहर बहर है। सिंध बेचारे का सलाब आता है, देखें एक गाय को पकड़ के बेचारा जा रहा होता है, गाय खुद डूब जाए गाय को बचाता है। वो जो उसके घर की गड़वी है उसके ऊपर वो तैर रहा है, देश की के ऊपर तैर रहा है। सिंध में जो गुर्बत का आलम है, मैं समझता हूं इंडिया की गुर्बत, और सिंध एंटीनियर में किसान की हालत इतनी बुरी है कि वहां ये बदमाशी का जोर है, ये फलाना साई है, फ्यूडल सिस्टम। लोग बेवकूफ है, बार बार पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। लोग सियाने हैं, अपनी जान बचाते हैं, उनको पता है हमें इक्तदार में शेयर नहीं मिलना। बदमाशी इन्हों की है। हम अपनी बेटियों बहुओं को, गरीबों को, मोहताजों को धक्के दिलवाएंगे। हमारे बच्चे थानों में मार, उनके पास कपड़े कितने हैं? सिंधी मजदूर के पास, सिंधी के पास एक टोपी एक चादर है, कपड़े कितने हैं वो थाने में जाएगा जो। सो ये खास क्लास है। अच्छा, वैसे इस मुल्क के सिस्टम को बदलने के लिए मैं ये कह चुका हूं, मैंने राय बदली है, इन्होंने नहीं बदली, कि शेख रशीद, इमरान खान, तैरुल कादरी, तीनों मिलकर भी तब्दीली जो है, जब तक लोग नहीं निकलेंगे तब्दीली नहीं आ सकती। इलेक्शन से नहीं आने वाली है तब्दीली। बल्दियाती इलेक्शन के अगले फेजेस में भी यही देख रहे हैं आप? कोई जो है बड़ा, मैंने आपको मुख्तसर कह दिया, आप मुझे इस हद तक रहे, मेरे पर न जले। मैं कहता हूं कि इलेक्शन सिस्टम से ये गंद खत्म नहीं हो सकता। गंदा और पूरा गंदा माहौल नए इलेक्शन और नए रूल से। में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे हम बात कर रहे हैं, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब ने भी कह दिया है कि आईएसपीआर को वो प्रेस रिलीज नहीं देनी चाहिए थी। तो अब मतलब पीपल्स पार्टी भी साथ आके खड़ी हो गई है हुकूमत के इस बयान के बाद। कल कुछ नहीं कहती ऐसी बात है खुर्शीद शाह साहब ने, आज कह दी। लेट मी फिनिश। हर नैबजदा, हर रेंजर से खौफजदा, हर सहूलत जदा, हर समाज का बंदा जिसको पता है कि मेरे पे पकड़ आ सकती है, और अगर ये निजाम बदला, इस पकड़ में सब अंदर आएंगे, को कलंदर ही बाहर रह जाएगा। ये सब नैबजदा लोग हैं, और जिनको नवाज शरीफ ने रोका हुआ कि नैब इन लोगों पे हाथ न डाले। मेरा ताल्लुक कराची से, कराची की बात किए बगैर प्रोग्राम नहीं वाइंड अप होगा। 5 दिसंबर को क्या MQM जो है इतनी बड़ी आराम से जीत जाएगी कि मेयर उनका होगा, या कोई चैलेंज है वहां पर या नहीं है? बड़ी तादाद में जीतेगी, और
उनका पॉलिटिकल सेटअप जो है अभी उनको कोई चैलेंज नहीं कर सका। उनके और जो काम है वो अगर ठीक हो जाए तो एक ज़बरदस्त पार्टी है वो। और अगर वो ये टारगेट किलर और भत्ताखोर और ये 2 नंबर के लोग अगर एमक्यूएम में ना हो, एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है और वो माइनस अगर ये सारी बुराइयां कर दें तो उसके बाद भी पार्टी आपके ख्याल में जीतने की पोजीशन में रहती है? रहती। जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में, तो ये अजीब सा एक तो इत्तेहाद है, क्योंकि अभी हमने देखा जब इलेक्शन हुआ स्पीकर का तो वहां पे जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को नहीं सपोर्ट किया, तो वो भी ये सवाल दोनों विकेट पे खेलते हैं। खान ने भी पूछा, तो मैं इमरान खान ने मुझसे सवाल पूछा, वो तो चला गया, तो बाद में निकला तो सराजुल हक साहब खड़े थे। मैंने कहा हजरत ये क्या मसला है कि एक बेटा आपका नून लीग से लीडर का लियाकत बलोच नून लीग के टिकट से लड़ता है और एक बेटा आपका फरीद बराजा का वो पीटीआई से लड़ता है। आधे लोग थे कहते वो लाहौर है, इन्होंने हमसे वोट नहीं मांगी। मैंने कहा सर जी मुझे शफकत ने कॉल की, मेरी तरफ लाल हवेली कोई वोट मांगने नहीं आया। हालांकि जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था हमने कहा था बाइकआउट करना है और बाइकआउट करने का फैसला इमरान खान साहब से पूछ के किया था। आपके एक वोट के लिए आपको कॉल किया गया, लेकिन जमात इस्लामी एमक्यूएम से कोई राब्ता नहीं किया गया वोट के लिए। देखिए एमक्यूएम तो पहले ऐलान कर चुकी थी, जमात इस्लामी को फोन करना चाहिए था, लेकिन जमात इस्लामी से मैं माफी के साथ मांगता हूं कि उन्होंने भी फैसला कर लिया था। मैंने दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं जैसे खान साहब कहते हैं, इस वक्त तो यही सूरत हाल है, इस वक्त तो यही सूरत हाल है, क्योंकि जमात इस्लामी के मेंबरों को मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि शफकत महमूद को वोट दो। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।